हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। क्योंकि पिछले भाग में हमने पढ़ा था पदार्थ किसे कहते हैं तथा पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में तथा पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि क्या पदार्थ में तापमान बदलने पर क्या उनके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं या नहीं। पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 6 का आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब हम पढ़ें क्या अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, मतलब ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव में भी और गैसीय अवस्था में। देखिए ठोस जैसे बर्फ के रूप में जल रह सकता है, द्रव यानी जल के रूप में, गैस यानी जलवाष्प के रूप में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम अपने प्रश्नों को उत्तर खोज सकते हैं। देखिए आते हैं, देखते हैं। देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और उष्मा के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेता है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर के क्या होता है, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे इसका गलनांक कहते हैं। वाष्प का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। हम लोग नोट करते हैं गलनांक किसे कहते हैं। देखिए गलनांक किसे कहते हैं, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। वाष्प का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता है तो क्या होता है, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल के वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यह माना जाता है कि आप बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है, जिसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है, यानी वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन या प्रसुत ऊष्मा कहा जाता है। अर्थात 0 डिग्री 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस ताप पर द्रव गैस में बदलना शुरू करता है। वायुमंडलीय ताप पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगते हैं इसका क्वथनांक कहते हैं। और क्या होता है, जल के लिए तापमान कितना होता है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं, नोट करते हैं आप लोग नोट कीजिएगा इसे। क्वथनांक किसे कहता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहता है। जल के लिए यह तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है, इसे नोट कीजिएगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, इसे उसी तरह से परिभाषित कीजिए जैसे कि हम संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर तापमान का वाष्प में बदलना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाष्प के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में
बदल सकते हैं। अभी आपको हम बताएं कि 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो जल ठोस अवस्था में रहेगा, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो जल द्रव अवस्था में रहेगा, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर या 100 से ऊपर रहेगा तो जल वाष्प यानी गैसीय अवस्था में रहेगा। देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था में सीधे बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब समझिए, इसे नोट कीजिएगा, देखते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, ठोस CO2 या ड्राई आइस। देखिए, कपूर का अगर खुले में हवा में छोड़ दीजिएगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसमें कुछ अवशेष बचेगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। या फिर CO2, ठोस CO2 या ड्राई आइस, ड्राई आइस या फिर ठोस CO2 बर्फ की तरह होता है, सफेद सफेद, उसका टेम्परेचर -170 डिग्री लगभग होता है। उसका उपयोग खास करके शादी विवाह में सजावट के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मटका रहता है, मटका में वो धुआं की तरह निकलता है, उसमें क्या रहता है, ड्राई आइस और पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से धुआं जैसा निकलता है। फिल्म शूटिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच दूरी में अंतर के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस दाब लगाने या संपीड़ित करने से क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी? क्या लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगी? ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, उसको दबाया जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हवा के कणों के बीच की दूरी ज्यादा है और उसको ज्यादा दबाया जा रहा है, इसके कणों के बीच की दूरी कम रही है, इसको और दबाया जा रहा है, तो क्या है, इनके कणों के बीच की दूरी और घट रही। देखिए, गैस को या हवा को दबाव में परिवर्तन और उसका तापमान को कम, अगर दाब बढ़ा करके और तापमान को घटा करके गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या करके? दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटा करके। देखिए, दाब को बढ़ाने और तापमान के घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। यह बस नोट कीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 2 बार 10th क्लास में भी आ चुका है, 1 नंबर वाला में, टिक मारने वाला में, कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यह सूखा बर्फ कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय की जाती है। देखिए, द्रव जैसे बाष्पीकरण हो रहा, क्या गैस में बदल रहा, अगर ये संघनित होगा तो फिर गैस से द्रव में बदलेगा। ये ऊर्ध्वपातित होगा तो ठोस से गैस में होगा, अगर निक्षेपण होगा तो गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा। अगर ठोस से संकलन होगा तो द्रव होगा, अगर द्रव को जमना होगा तो ठोस में हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब देखिए, तापमान दिया हुआ केल्विन में, इसको अगर सेल्सियस में बदलना तो ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है। देखिए, 300 केल्विन दिया हुआ, 300 केल्विन में से 273 अगर हटा देंगे तो क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर इतने जानिए कि अगर सेल्सियस केल्विन है, केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है, 273 घटाना है। 573 है, 573 को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है, 573 में से 273
300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना। अब देखिए निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए 250 डिग्री तापमान पर 250 डिग्री टेम्परेचर पर जल पूरी तरह से वाष्प के रूप में होगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो जल उबलने लगेगा और वाष्प के रूप में बदलने लगेगा, यानी जल उबलते रहेगा और वाष्प के रूप में परिवर्तित होते रहेगा। अब देखिए किसी पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ के गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है, जिस कारण उसका तापमान स्थिर रहता है, नहीं बदलता है। वायुमंडलीय गैस के द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए। तो गैस का दाब बढ़ाकर और तापमान घटा करके वायुमंडलीय गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला में छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो देखिए जैसे मान के चलिए तालाब का पानी ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, तो क्या होता है तालाब में तो पूरा खौलता नहीं है पानी, फिर भी धीरे धीरे बदलता रहता है। तो वैसा हो सकता है कि बिना पानी खोले हुए द्रव में बदल जाए। देखिए गीले कपड़े सूखे जाते हैं, इन दोनों के उदाहरण में जल में क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ की तरह हमेशा गतिशील होते हैं, कभी कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर जैसे गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारण देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने का निम्नलिखित कारण है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतहीय प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे क्या होता है कपड़ा सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम कपड़ा को फैला देते हैं, तो क्या कपड़ा का क्षेत्रफल बढ़ता है, तो क्या होता है बहुत तेजी से सूखता है। और कपड़ा को ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा बहुत देर से सूखेगा वो, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। तापमान में वृद्धि देखिए गर्मी के मौसम में जैसे देखिए कपड़ा हो या कोई चीज हो जल्दी सूखता है, और ठंड के मौसम में देर से सूखता है। आर्द्रता में कमी जैसे वायु में उपस्थित जलवाष्प की अगर कमी रहेगा तो क्या होगा कोई भी चीज बहुत तेजी से सूखेगा। और वायु की गति में वृद्धि आप लोग देखे होंगे कि जब भी हवा तेजी से चलता है तो कपड़ा हो या कोई भी चीज हो बहुत जल्दी सूखता है, और हवा की गति कम रहेगा तो जल्दी से नहीं सूखेगा। हम लोग नोट करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण क्या है। देखिए वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण बढ़ने के कारण क्या क्या है। वाष्पीकरण बढ़ने के निम्न कारण है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, आर्द्रता के कमी के कारण भी वाष्पीकरण बढ़ता है, वायु के गति में वृद्धि होने के कारण भी वाष्पीकरण बढ़ता है। इसे आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर क्या होता है वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतल हो जाती है। जैसे जब आप एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कारण हथेली उसके आसपास की ऊर्जा वो प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे हथेली में शीतलता महसूस होती है। जैसे नाखून पॉलिश वगैरह आप लोग लगाते होंगे हाथ इतने लड़की लोग, तो क्या होगा थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, या फिर पेट्रोल वगैरह हाथ पे गिर जाएगा तो ठंडा महसूस होगा।
तेज धूप वाले कारण दिन में के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मागर्भ सतह को शीतलता बनाती है। क्या वाष्पीकरण के कारण शीतलता से होने वाला उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? देखिए, गर्मियों में सूती कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा क्या है, जल का बहुत अच्छा अवशोषक है। और क्या होता है, हमारे शरीर से जब पसीना बहता है तो पसीने को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण सूती कपड़ा भीग जाता है। और जब हवा चलता है तो क्या होता है, जो सूती कपड़ा में जो पसीने होते हैं उसका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है, आसपास का वातावरण ठंडा होता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इसीलिए गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। देखिए, अब कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और ठोस द्रव और गैस प्लाज्मा। देखिए, हम लोगों ने पदार्थ के 3 रूपों के बारे में जाना है, ठोस द्रव और गैस, लेकिन यहाँ प्लाज्मा भी है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, इसलिए कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है, यानी धन आयन या फिर ऋण आयन में बदल जाता है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस का स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूरज, तारे जिसमें क्या होता है, चमक होता है। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा। जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सन 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पारस्परिक अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका ने एरिक ए कार्नेल, वोल्फगांग कैटराले और कार्ल लीबेगन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी पीईसी तैयार होता है। देखिए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की कुछ बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडा पानी के संपर्क में आकर आ जाती है और यह अवस्था जल में बदल जाती है, जो हम जल के बूंदों के रूप में नजर आती है। तो हम समझते हैं। देखिए, इसको समझिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इसे नोट कीजिएगा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। आगे देखिए, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आने के कारण कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, जो हमें जल के बूंदों के रूप में नजर आती है। इसे नोट कर लीजिएगा। अब है प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? इसे भी नोट करते हैं। देखो, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? देखिए, क्योंकि कूलर में पानी रखा जाता है जो हवा के साथ वाष्पीकृत होकर के पूरे कमरे में फैल जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है?
क्योंकि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप लोगों ने घड़ा को देखा होगा तो घड़े से पानी रिश्ते रहता है हमेशा। घड़ा में पानी रखिएगा ना तो बाहरी सतह जो घड़ा का होता है वो गीला रहेगा, जिससे घड़े के अंदर का जल क्या होता है बाहरी सतह पर अवशोषित हो जाता है और उनका बाष्पीकरण होता है, जिससे क्या होता है घड़े का जल ठंडा हो जाता है। और बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण के कारण आप लोग जानते हैं कि शीतलता महसूस होता है, जिसकी वजह से घड़े का जल ठंडा हो जाता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो देखिए एसीटोन पेट्रोल या इत्र को हमारी हथेली पर गिराते ही इनके कण हमारे हथेली या उनके आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारी हथेली को शीतलता महसूस होता है। देखिए कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ठीक है, कप की अपेक्षा प्लेट का सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। अच्छा, सतह का क्षेत्रफल जहाँ भी अधिक होगा वहाँ क्या होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा, जिसके कारण क्या होता है बाष्पीकरण तेज हो जाता है। अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय के कप अधिक जल्दी ठंडा होगा और जिसे हम जल्दी पी लेंगे। आप लोग को बताएं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, बाष्पीकरण तेजी से होता है, और बाष्पीकरण तेजी से होगा तो क्या होगा, जल्दी से ठंडा होगा। गर्मियों में हमें किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, अभी हम आपको बताए थे सूती कपड़ा। गर्मियों में हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। हमारा पसीना सूती कपड़ा में अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है, हमें शीतलता महसूस होती है। क्या सीखा वो आप लोग खुद घर पर बुक में पढ़ लीजिएगा। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब इसे बनाते हैं। देखिए निम्नलिखित तापमान को क्या करना है, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। देखिए 300 केल्विन दिया हुआ, तो केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना होगा, 273 घटाना होगा। अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा तो 273 जोड़ना होगा। यहाँ बस केल्विन से सेल्सियस में बदलना था, 273 हम घटा देते हैं। 300 केल्विन है तो 300 में 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। 573 गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 300 लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देते हैं। यहाँ पे लिखना है 573। 573 में से 273 घटाएंगे तो कितना होगा, 300 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखिए इसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 25 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना होगा। इसमें 273 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 298 केल्विन। अब देखिए 373 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 और जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा 646 केल्विन। अब देखिए निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। नेपथलीन को रहने देने पर यह समय के साथ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ये चूंकि नेपथलीन को रखा रहने देने पर क्या होता है, यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है, और अर्थात यह द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना यह ठोस अवस्था में से सीधे गैस में बदल जाता है। ऐसा देखिए और चीजों में होता है, जैसे कि कपूर हो गया, फिर शुष्क बर्फ, या फिर ठोस CO2 उसके साथ भी होता है। कुछ लोग नेपथलीन को क्या बोलते हैं, तीता कपूर भी बोलते हैं गांव में, बिहार के गांव में, जिसको कपड़ा वगैरह को बचाने के लिए रखा जाता है बक्सा वगैरह में। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इत्र के गंध वायु में कण मिल जाते हैं और मिश्रित होकर हम तक पहुंचते हैं, और इत्र के कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण उनका वायु में वितरण बहुत तेजी से हो जाता है। अब देखिए निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
देखिए सबसे कम आकर्षण किस में होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, तो पहले ऑक्सीजन, उसके बाद जल में, क्योंकि जल द्रव अवस्था में होता है, द्रव के कणों के बीच में ऑक्सीजन के अपेक्षा ज्यादा आकर्षण बल होता है। अब देखिए चीनी, चीनी में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा क्योंकि वो ठोस है इन दोनों का अपेक्षा। इसके बाद चीनी। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, ठीक है 25 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा जल का तापमान, द्रव अवस्था में होगा। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जल ठोस अवस्था में होगा, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, जल द्रव एवं ठोस दोनों अवस्था, नहीं मिस्टेक क्या हो गया, ठोस नहीं, गैस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में होगा। इसको ठोस नहीं, इसको कीजिएगा गैस। यहां पर ठोस की जगह गैस कर दीजिएगा। देखिए पुष्टि हेतु कारण है, जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसका आयतन से निश्चित होता है, यह तरल होता है जिसके कारण इसमें बहने का गुण होता है, इसमें बहाव होता है। लेकिन लोहे के अलमारी कमरे का ताप पर ठोस अवस्था में होता है। क्योंकि लोहे के अलमारी कमरे का ताप पर ठोस होता है क्योंकि इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। कमरे के ताप पर यह जल की भांति तरल नहीं होता, ये बहता नहीं है। देखिए 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, क्योंकि 273 केल्विन या 0 डिग्री पर जल उसी ताप पर बर्फ से ज्यादा उष्मीय ऊर्जा होता है। उबलते हुए जल अथवा वाष्प में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी, वाष्प में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है और लगातार ऊष्मा प्रदान करते रहने से यह वाष्प में बदलते रहता है, जिससे वाष्प में उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन महसूस होगा, ज्यादा ऊष्मा होने के कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित चित्र को ABCDEF अवस्था को परिवर्तित नामांकित करें, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। जैसे देखिए संघनन, बाष्पीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन, इसका किस तरह से होगा सो देखते हैं। ये है तो क्या है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो क्या होगा, संघनन हो रहा है। और B द्रव से गैस में बदल रहा है, बाष्पीकरण हो रहा। C में गैस से द्रव में हो रहा, संघनन हो रहा। फिर D में द्रव से ठोस में बदल रहा, तो पानी जब द्रव से ठोस में होगा तो क्या होगा, जमेगा, बर्फ बनेगा, तो ना तो जमना हो रहा। और देखिए E में ठोस से गैस में बदल रहा, तो आप लोगों को पता है ना, ठोस से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और F में ऊष्मा में कमी तथा वृद्धि, ताप में वृद्धि, तो ऊष्मा में जब कमी आएगा और ताप में वृद्धि होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली है कि वो ऊर्ध्वपातित होगा, यानी ठोस से गैस में बदलेगा। ठीक है, आगे अब इतना ही। आगे के चैप्टर के लिए आप लोग तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और किसी तरह का भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर